नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले विधायकों की बड़ी टेंशन। बीजेपी और कांग्रेस कराएगी विधायकों का परफॉर्मेंस सर्वे। 5 साल के प्रदर्शन पर मिलेगा टिकट। उत्तराखंड कांग्रेस का बीजेपी पर वार। गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर लगाया वोट और कैंडिडेट चोरी से चुनाव जीतने का आरोप। कहा 2027 में जनता सिखाएगी सबक। राजधानी देहरादून में पिछले 17 दिन से वकीलों की हड़ताल जारी। कोर्ट में रजिस्ट्री नहीं होने से सरकार की हो रही करोड़ों का नुकसान। मुकदमों पर लग रही तारीख पर तारीख। और हरिद्वार में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। बाइक की हुई थी भिड़ंत। ट्रक और बस की चपेट में आए बाइक सवार युवक। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सियासी पार्टियों के विधायकों को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना होगा। बीते 5 साल में किस विधायक ने अपने क्षेत्र में कितना कामकाज किया और किसकी कैसी परफॉर्मेंस रही, इसे लेकर सर्वे किया जाएगा और माना जा रहा है कि इसी आधार पर टिकट भी दिया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। विधायकों की बढ़ी हार्ट बीट। देना होगा 5 साल के काम का लेखा जोखा। विधायकों की परफॉर्मेंस का होगा सर्वे। काम के आधार पर मिलेगा टिकट। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मौजूदा विधायकों के लिए फिर से चुनाव लड़ना और पार्टी से टिकट पाना इतना आसान नहीं रहने वाला है। पिछले 5 सालों में विधायकों ने अपने क्षेत्र में कितना काम किया और कितने एक्टिव रहे, इसका पूरा लेखा जोखा देना होगा। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सियासी पार्टियां अपने विधायकों की परफॉर्मेंस सर्वे करवाने जा रही है। किस विधायक ने बीते समय में कितना काम किया और किसने नहीं, किसके काम से जनता खुश और किसके काम से नाखुश, इसका आंकलन किया जाएगा और माना जा रहा है कि इसी आधार पर विधानसभा चुनाव 2027 में टिकट भी बांटे जाएंगे। किसी भी चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के लिए जिताऊ कैंडिडेट की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि प्रत्याशियों के जीतने पर ही राजनीतिक पार्टियों को सत्ता का स्वाद चखने का मौका मिलता है। यही वजह है कि उत्तराखंड की दोनों मुख्य पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया को शुरू करने की कवायद में जुटी है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी अपने विधायकों की परफॉर्मेंस का सर्वे करवाने जा रही है, ताकि विधायकों की उनके क्षेत्रों में स्थिति क्या है, इसका आंकलन किया जा सके। विधायक अपने क्षेत्र में कितना कार्य करा पा रहे हैं, विधायक का जनता के साथ कैसा बर्ताव है, जनता उनसे विधायक से जुड़ पा रही है अथवा नहीं जुड़ पा रही है, और जो वहाँ का रुझान है वो कैसा है। तो इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए हम किसी भी प्रत्याशी का चयन करते हैं, और इस पैरामीटर में हम समझते हैं कि जो हमारे विधायक गण अभी वर्तमान में है तो काफी अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन फिर भी अगर किसी का नहीं अगर ठीक रहता है तो वहां पर परिवर्तन करने के लिए भी पार्टी विचार करती है। वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल यानी कांग्रेस ने भी कुछ ऐसी ही रणनीति तैयार की है, ताकि साल 2027 में कांग्रेस की नैया को पार लगाया जा सके। क्योंकि हाल ही में संगठन में बड़ा बदलाव हुआ, लिहाजा 1 से 1.5 महीने में कांग्रेस भी प्रत्याशियों के चयन की दिशा में सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर देगी। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना की माने तो प्रत्याशियों के चयन के लिए प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश की कार्यकारिणी, सभी संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों का ज्वाइंट एक्सरसाइज होगा। साथ ही इसमें पार्टी के ऑब्जर्वर और सर्वे करने वाले लोग भी शामिल होंगे। ऐसे में सभी से बातचीत करने के बाद एक राय बनेगी और फिर विधानसभावार नाम का पैनल तैयार किया जाएगा। जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त करना चाहते हैं, जो लोग अप्लाई करेंगे, जो लोग जिनका नाम होगा कि साहब ये चुनाव लड़ सकते हैं, संभावित उम्मीदवार, कई लोग ऐसे हैं जो अपना नाम नहीं भी देंगे, लेकिन अगर क्षेत्र में जनता कहेगी भाई साहब वो अगर व्यक्ति हो तो वो बहुत बेहतरीन यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे सब लोगों के बारे में राय मशवरा करेंगे, राय शुमारी करेंगे, और उसके बाद जो राय निकल करके निचोड़ आएगा वो हम पीईसी को देंगे। पीईसी उसके बाद शॉर्टलिस्ट करेगी और उसमें तय, मैंने आपको बताया कि ये तय होगा कि 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम, कितने नामों का पैनल भेजना है, जो डॉकेट जाएगा उसके बाद वो डॉकेट हमारा केंद्रीय इलेक्शन कमेटी को जाता है, सीईसी को जाता है,
और फिर सीसी फैसला करती है कि किस व्यक्ति को सबसे उपयुक्त व्यक्ति है जो चुनाव लड़ाया जाए। साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ सत्ता से दूर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस किसी भी तरह इस बार सत्ता तक पहुंचने की कोशिश में नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी हैट्रिक लगाने की कवायद करती दिख रही है। लेकिन बात जब टिकट की हो तो दोनों ही सियासी पार्टियां जिताऊ कैंडिडेट पर दांव लगाना चाहेगी। यही कारण है कि चुनाव से पहले विधायकों की परफॉर्मेंस को लेकर सर्वे करवाया जाएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देहरादून स्थित राजभवन में आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम धामी शामिल हुए। राज्यपाल और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिमालय की जीवंत ऊष्मा पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि पुष्कर के जीवन को युवा लेखिका संभावना पंत ने इस पुस्तक में बहुत खूबसूरती के साथ पिरोया है और इस किताब में पुष्कर के संघर्ष को भी दर्शाया गया है, जो लोगों के लिए प्रेरणादायक है। आज हमारे उत्तराखंड की बेटी संभावना पंत ने हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी के बारे में एक किताब लिखी है। बहुत खुशी होती है जब परिवार में से हमारी बेटी अपने साहित्य के स्टोर के अंदर में ऐसी किताबें लिखती हैं। उन्होंने इसके अंदर में बहुत सुंदर रिसर्च की। उन्होंने उनके जन्म, बाल्यकाल, पूरी जीवन की यात्रा, और स्पेशली ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो बालक जन्म लेता है एक फौजी परिवार के अंदर में, पहाड़ों में जन्म लिया है, उसके संघर्ष क्या है, किस प्रकार वो अपने जीवन में मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है, ये हम सब के लिए एक प्रेरणा की बात है। आज बहुत सबक सीखे हैं इस पुस्तक से। मैंने इस पुस्तक को डिटेल से पढ़ा है और सबसे जो सुंदर बात ये है कि हमारे समाज में जो भी अधिकारीगण हैं, लीडर्स हैं, जो एल्डर्स हैं, उनको सबसे जरूरी है कि हम किस प्रकार फ्रंटलाइन लीडर बने। हल्द्वानी में सांसद अजय भट्ट की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय दिशा समिति की बैठक में निर्माण कार्यों और योजनाओं में देरी पर नाराजगी जताई गई। सांसद अजय भट्ट ने पीएम ग्रामीण सड़क योजना में लापरवाही और सुशीला तिवारी अस्पताल की कैथलैब निर्माण में अनियमितताओं पर जवाब मांगा है। इसके साथ ही उन्होंने निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। एक काम जो मुश्किल से 1 साल का होता, 6 महीने का होता अच्छी तरह करते, तो उसमें 2.5-3 साल लगना वो बहुत दुख देने वाला काम था। आज कैथलैब का मामला अच्छी तरह से दोनों डिपार्टमेंट के बीच में अच्छी तरह से सुलह हुई है। लगातार हमने कंटिन्यूएशन में दबाव बनाया तो अब वो लगभग बन गया। 90% काम पूर्ण हो गया। 10% मशीन के आते ही उसके शेष काम को पूरा कर लिया जाएगा। ये बात आज आई है। भविष्य में शेष कामों को करने के लिए यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में हमारे मंडी परिषद के अधिकारीगण और उनके टेक्निकल एक्सपर्ट और हॉस्पिटल के टेक्निकल एक्सपर्ट यहाँ पर एक साथ बैठक करेंगे। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर वोट और कैंडिडेट चोरी कर चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपने उम्मीदवारों पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो वोट चोरी और कैंडिडेट चोरी करके चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन 2027 में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। ये तो हमारी इस बात को सत्यापित करता है कि वो चोरी से चुनाव जीतते हैं, चाहे वो वोट चोरी से और चाहे वो कैंडिडेट चोरी से। मतलब उनको अपने कैंडिडेट पे भरोसा नहीं है। वो हमारे कैंडिडेट पर नजर है कि सेकंड लीडरशिप को हम चोरी करेंगे और तब चुनाव जीतेंगे। मैं प्रदेश की जनता का आह्वान करना चाहता हूं कि इन चोरों को सबक आपकी ताकत सिखा सकती है। हमारे जो लोग हैं, वोटर हैं, नागरिक हैं इस प्रदेश के, उनके पास वो ताकत है कि वो चोरों को सबक सिखा सकते हैं। इसलिए अगर उनकी ये मंशा है, जैसा आप पूछ रहे हैं, उनकी ये मंशा है कि वो हमारी सेकंड लीडरशिप को हाइक करके, उनको चोरी करके, जिसको उठाईगीर कहते हैं, ऐसे काम करके अगर वो चुनाव जीतना चाहते हैं तो उनको सबक हमारी जनता ही सिखा सकती है।
कांग्रेस नेता अभिनव थापर ने सिडकुल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अभिनव थापर का कहना है कि देहरादून स्थित आईटी पार्क की करीब 100 एकड़ जमीन जो विवादित रही है, उसकी खरीद फरोख्त को लेकर आरटीआई के जरिए कई बार जानकारी मांगी गई, लेकिन सिडकुल लगातार जानकारी देने से बच रहा है। दरअसल आईटी पार्क की लगभग 100 एकड़ भूमि पर बीते सालों में कई कंपनियों और उद्योगों को प्लॉट आवंटित किए गए, लेकिन किस कंपनी को कितनी जमीन और किस प्रक्रिया के तहत आवंटन हुआ है, इसकी जानकारी नहीं दी गई। सरकार 4000 करोड़ रुपए की जमीन जो सरकार की भूमि है, आपके हमारे लोगों की भूमि है, जो गांव वालों ने आईटी पार्क के लिए दी थी, उस भूमि का आज क्या प्रयोजन हो रहा है, किस तरीके से आवंटन हो रहा है, सारी अनियमितताएं सरकार दबा रही है और हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। हमने मांग करी है तत्काल दोषियों पर एफआईआर हो, जांच हो और इसके बाद ये फाइल की कॉपी हमें उपलब्ध कराई जाए ताकि हम इसमें और विस्तृत जांच कर सकें क्यों सरकार इसको कई सालों से दबाना चाह रही थी। सिडकुल का ये घोटाला है 4000 करोड़ रुपए से अधिक का। उत्तराखंड में वाइब्रेंट विलेज योजना अब दूसरे चरण में चल रही है। नोडल अधिकारी अनुराधा पाल ने बताया कि वाइब्रेंट विलेज 2.0 के तहत डिजिटल तरीके से नेपाल से सटे 40 गांव का पुनरुद्धार किया जाएगा और इन गांवों के विकास के लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिसमें आजीविका, आवास, कनेक्टिविटी, शिक्षा और स्वास्थ्य, पर्यटन और अन्य विकास कार्य शामिल है। वाइब्रेंट विलेज का उद्देश्य जैसा आप नाम से ही स्पष्ट है, उस विलेज को जो हमारे विलेज बॉर्डर एरिया के हैं, जो लोग पलायन कर चुके हैं, उनको वापस सभी सुविधाओं से लैस करके उनको वहाँ बढ़ाना है। तो जो वाइब्रेंट 1 प्रोग्राम था उसमें 51 विलेजेस थे जो कि हमारे इंडो तिब्बत बॉर्डर के विलेजेस थे जिनको लिया गया था। तो इंडो तिब्बत के जो 51 में थे, अब फेज़ 1 का था। इसमें हमारी योजनाएँ बनकर भारत सरकार को प्रेषित कर दी गई थी, जिसमें 520 योजनाएँ प्रेषित करी गई थी, जिसमें भारत सरकार से लगभग 187 योजनाओं की स्वीकृति भी मिली थी और लगभग 200 करोड़ से ज़्यादा की, जिसमें 27 बीवीपी 1 में थी और कुछ कन्वर्जेंस की योजनाएं थी। ये सभी तीनों जनपद उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में चल रही हैं। उत्तराखंड में इन दिनों वन्य जीवों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। कभी गुलदार तो कभी भालू के हमले से लोग डर के साए में जीने को मजबूर है। बीते कुछ दिनों में भालू का आतंक बढ़ा है। वहीं बढ़ते वन्य जीव हमलों को देखते हुए धामी सरकार ने भी बड़ा ऐलान किया है। क्या कहते हैं वन्य जीव हमलों के आंकड़े, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में बढ़ता भालू का आतंक, वन्य जीव हमलों में बढ़ोतरी, हैरान कर रहे आंकड़े। उत्तराखंड में इन दिनों गुलदार, तेंदुओं के हमलों के साथ साथ भालू का आतंक भी बढ़ता जा रहा है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक वन्य जीव हमले के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में पर्वतीय क्षेत्रों में भालू के हमले के मामले काफी अधिक रिकॉर्ड किए गए। ऐसे में वन विभाग लगातार लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। प्रदेश भर में चर्चाओं का विषय बना भालू के आतंक को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कदम बढ़ाए हैं। भालू या फिर अन्य वन्य जीवों के हमले में घायल व्यक्तियों के इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। वहीं जंगली जानवरों के साथ संघर्ष में जनहानि होने पर दी जाने वाली अनुग्रह राशि 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। बता दें कि उत्तराखंड में इस साल अब तक भालू के हमले में 5 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। वहीं 69 लोग घायल हो चुके हैं। वहीं तेंदुए के हमले में 12 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 88 अन्य व्यक्ति घायल हुए हैं। वन विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2000 से अब तक वन्य जीवों के हमलों में 1264 व्यक्तियों की जान जा चुकी है, जबकि 6519 लोग घायल हो चुके हैं। इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि स्थिति किस तरह से बिगड़ती जा रही है। प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा हो जहां वन्य जीवों की सक्रियता ने नींद न उड़ाई हो। प्रदेश में गुलदार पहले ही मुसीबत का सबब बने थे। पिछले कुछ समय से भालू के हमलों में भी इजाफा हुआ है। इसे देखते हुए वन विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों का चयन करने के साथ ही वहां गश्त भी बढ़ा दी है। आमजन को भी जागरूक किया जा रहा है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहे भालू के हमलों के कारण स्थानीय ग्रामीण वन विभाग के खिलाफ अपनी नाराजगी जता रहे हैं। बने भाई, पोखरा से, पीरों खाल से, चौबट्टा खाल से भी लोग आए, नांगल सिंह से भी लोग आए, रिडवाल सिंह से भी लोग आए, कटोल सिंह से भी लोग आए। लोग बाघ न तो पट्टी जानता है, बाघ न जाति जानता है, बाघ न हमारे यहाँ जो बाघ का भय बना हुआ है, इसके कारण लगा है कि मैडम जी भी आए हैं यहाँ पे और ये हम सरकार हमें ये न समझे कि हम हट गए हैं अपने उससे। अभी इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि बाघ को शूट करने का आदेश देंगे।
कि कम से कम वो सारे जितने हमारे क्षेत्र में गुलदार हैं उनकी संख्या निश्चित तो कर ले, स्पष्ट रूप से ये बता दे कि कितने गुलदारों की संख्या हमारे इस जनपद में है। साथ ही हमने उन्हें वन चौकी तत्काल खोलने की एक मांग की थी और जितने वहाँ पे वन कर्मचारी है उनकी गश्त ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आज भी ग्रामीण यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे थे, हमेशा की तरह आश्वासन दिया जाता है। चिंता की बात यह है कि मौजूदा समय में भालू के हमले ऐसे क्षेत्रों में हो रहे हैं जहां पहले ऐसी घटनाएं नहीं होती थी। यही वजह है कि वन विभाग भालू के लगातार बढ़ रहे आतंक के बीच लोगों को तमाम सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। वन विभाग के मुताबिक भालू के लिए भोजन की कमी के साथ ही कुछ विशेष फसल में आई कमी की वजह से भालू को पर्याप्त खाना नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण भालू आबादी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वहीं जंगलों में लोगों की बढ़ती सक्रियता भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं देहरादून में अब मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण आवासीय नक्शा पास कराने के बाद बिल्डर फ्लोर बनाकर बेचने वालों पर नकेल कसने जा रहा है। एमडीडीए ने कई बिल्डरों को चिन्हित कर उन्हें ब्लैक लिस्टेड करने की भी कार्रवाई अमल में लाई है। दरअसल छोटी सड़कों पर बिल्डर फ्लोर के नाम पर लोगों से लाखों रुपए वसूलने का ये धंधा कर रहे हैं। लिहाजा तमाम शिकायतों के बाद प्राधिकरण इस पर कार्रवाई करने जा रहा है। इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि स्ट्रीट+3 या स्ट्रीट+4 के साथ आवासीय मानचित्र स्वीकृत करा करके फिर इंडिपेंडेंट फ्लैट्स के रूप में उसको कुछ लोग सुनियोजित तरीके से बेच रहे थे। इस पर भी हमने कार्रवाई की और इस तरह के मानचित्र की स्वीकृति है उसको रोक दी है, जिसको बिल्डर फ्लोर बोलते हैं। तो बड़े अवैध निर्माण पर हम लोगों ने प्रभावी अंकुश लगाया है। साथ ही साथ जो अवैध प्लाटिंग है, जो किसी भू उपयोग में है और जो आवासीय में भी है, अगर मानचित्र उसका स्वीकृत नहीं है तो उसके खिलाफ हम लोग अभियान चला रहे हैं ताकि सभी लोग जागरूक रहें। जो कृषि भूपयोग है, अवैध प्लाटिंग है, उसमें जमीन खरीद करके अपना पैसा न फंसाएं। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 2 बाइक की आमने सामने टक्कर के बाद ट्रक और बस की चपेट में आकर 2 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि हादसे में 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टर उनकी हालत नाजुक बता रहे हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ट्रक और बस चालक की तलाश जारी है। देहरादून में विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 और उत्तराखंड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी सम्मेलन 28 से 30 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने बताया कि पर्यावरण में बदलाव और प्रदेश में आपदाओं से बचाव को लेकर 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन होने जा रहा है। इस सेमिनार में देश और विदेशों से कई वैज्ञानिक प्रतिभाग करेंगे। देखिए, 28 से 30 तारीख तक ये विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन है, क्लाइमेट एक्शन का है और इसके साथ साथ में राज्य की हमारी साइंस टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस है। आयोजन देहरादून में है। ग्राफिकरा में जो उनका सिल्वर जुबली कन्वेंशन सेंटर है, इसका आयोजन है और 3 दिवसीय है। दुनिया के कई देशों के लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक संस्थाओं के हैं, कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं, दुनिया भर के हैं। लगभग 50 के आसपास देशों के लोग इसमें आ रहे हैं। राजनयिक भी हैं, पॉलिसी मेकर्स भी हैं। इसके साथ साथ में हिमालयी राज्यों के, चाहे आसाम से हों, भूटान से हों, सिक्किम से हों, अलग अलग हिमालयी राज्यों के लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका इसमें भागीदारी है। साथ साथ में देश के विभिन्न राज्यों से इसमें विशेषज्ञ हैं। 100 से ज़्यादा हमारे एग्जिबिटर्स हैं जो आए हुए हैं विभिन्न संस्थानों से और बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं। देहरादून में मसूरी विकास प्राधिकरण ने क्यारकुली क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि झील के पास हो रहे अवैध निर्माण कार्यों को सील कर दिया गया है। कार्रवाई से पहले कई बार नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन जवाब न मिलने पर एक्शन लिया गया है। हरिद्वार में नए श्रम कोड के विरोध में ट्रेड यूनियन ने पैदल मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी की। मजदूरों ने आरोप लगाया कि नए कोड उनके अधिकार कमजोर करते हैं और कंपनियों के हित में बनाए गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर श्रम कोड वापस लेने की मांग की। पूरे देश में बीएमएस को छोड़कर तमाम संगठन एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे होकर एक कार्यक्रम आज 26 तारीख के लिए विरोध प्रदर्शन का सेंटर से घोषित किया गया था। उसी कड़ी में हमने सीएफएफपी गेट पर बीएचएल हरिद्वार में आज नारेबाजी कर प्रदर्शन कर एक पुतला दहन किया है और हम सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, जिससे हमारे अधिकारों की रक्षा हो, अपने अधिकारों की बात कहने के लिए, और उस जो 4 श्रम कोड लागू किए हैं उनको निरस्त किया जाए और जो पुरानी व्यवस्था थी उसको लागू किया जाए। इसके लिए हम वहाँ पर जा रहे हैं।
वहीं हरिद्वार के शहर कोतवाली क्षेत्र में अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत हरि गिरी महाराज को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। महामंत्री की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धमकी के कॉल उन्नाव से आए हैं। वहीं इस धमकी के बाद से साधु संतों में डर का माहौल है। रुड़की के नारसन ब्लॉक के उधारेड़ी गांव में ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर सड़क निर्माण और पाइप लाइन बिछाने के नाम पर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। ग्रामीणों की शिकायत पर पहुंचे अधिकारियों ने धरातल और कागजों में दिखाए गए निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया, साथ ही जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। बस यही कहना चाह रहा जी, 2 सितंबर में करी थी शिकायत, पहले तो 2.5 महीने के बाद इसमें जांच आई है आज, और उसमें भी इसमें सारा आप यहाँ देख लो, यहाँ पे कुछ काम नहीं हो रखा, सिर्फ कागजों में खा रखा है। ठीक है जी, पूरा भ्रष्टाचार है। पाइपलाइन है वो अभी उधर है, वो पाइपलाइन सब दिखा रखी है, 1 लगा रखी, 4 खा रखी, और बाकी सारी चक्रोड़ इसी तरीके से पैसा खाया हुआ है इसमें। बस काम देखे हमने, उसके बाद जांच ये टीम इसमें निर्णय लेगी। तो क्या पाया फिलहाल मौके पे आप पहुंचे हैं, कई जगह आपने निरीक्षण भी किया है? फिलहाल कार्य जय साहब के अनुसार कार्य हुए हैं इनमें। अच्छा, जय साहब ने जो लिखा था या पास किया था वो कार्य हो गए? अभी रनिंग में चल रहे हैं, कुछ में अभी पैसा भी निकाला जा चुका है बहुत से। ना कुछ में तो इनमें प्रगति में चल रहे हैं काम ना, उस हिसाब से तो कार्य अब इनकी एमबी को देखा जाएगा उस हिसाब से। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले विधायकों की बड़ी टेंशन। बीजेपी और कांग्रेस कराएगी विधायकों का परफॉर्मेंस सर्वे, 5 साल के प्रदर्शन पर मिलेगा टिकट। उत्तराखंड कांग्रेस का बीजेपी पर वार। गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर लगाया वोट और कैंडिडेट चोरी से चुनाव जीतने का आरोप, कहा 2027 में जनता सिखाएगी सबक। राजधानी देहरादून में पिछले 17 दिन से वकीलों की हड़ताल जारी। कोर्ट में रजिस्ट्री नहीं होने से सरकार की हो रही करोड़ों का नुकसान, मुकदमों पर लग रही तारीख पर तारीख। और हरिद्वार में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, बाइक की हुई थी भिड़ंत, ट्रक और बस की चपेट में आए बाइक सवार युवक।